हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। तो लास्ट क्लास में हमने अपना एलएलपी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि एलएलपी मॉडल कैसे बनता है, उसका मैथमेटिकली मॉडल हम कैसे बनाते हैं। और हमने काफी सारे सम भी प्रैक्टिस किए थे। और उसके बाद मैंने आपको 3 सम दिए थे होमवर्क। ठीक है, तो फटाफट से उन सम को सॉल्व करके देख लेते हैं क्या सोल्यूशन निकले थे हमारे उनके। First number, the marketing manager wishes to allocate his annual advertising budget of 20,000 in two media vehicles A and B. एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसे दो मीडिया व्हीकल खरीदने हैं, ए एंड बी मीडिया व्हीकल परचेज करने हैं, और उसका बजट कितना है? 20,000 का बजट है उसका। ठीक है। द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ मैसेज इन अ मीडिया ए इज 1,000। ए मीडिया में अगर वो मैसेज कन्वे करता है तो पर इंसर्शन की उसे कितनी कॉस्ट पड़ती है? 1,000 की पर यूनिट कॉस्ट उन्होंने दे रखी है। ठीक है। मीडिया ए में कितनी यूनिट कॉस्ट उसे पड़ रही है? 1,000 की यूनिट कॉस्ट पड़ रही है। एंड मीडिया बी में उसे कितनी कॉस्ट पड़ रही है? 1,500 की उसे कॉस्ट पड़ रही है। मीडिया ए इज अ मंथली मैगजीन। जो मीडिया ए है वो हमारी मंथली मैगजीन है। एंड नोट मोर देन वन इंसर्शन इज डिजायर्ड इन वन इशू। आप मीडिया ए में एक से ज्यादा इंसर्शन नहीं डाल सकते हो। तो इंसर्शन कितने डाल सकते हो आप? इंसर्शन कंस्ट्रेंट आपको दे दिया है 1। और एटलीस्ट 5 मैसेजेस शुड अपीयर इन मीडिया बी। और मीडिया बी में कितने मैसेजेस आ सकते हैं आपके? 5 मैसेजेस जा सकते हैं, एटलीस्ट 5। यहाँ पे वर्ड लिखा है एटलीस्ट 5। और यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? नोट मोर देन 1। नोट मोर देन 1 मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, नोट मोर देन 1। ठीक है। द एक्सपेक्टेड इफेक्टिव ऑडियंस फॉर यूनिट मैसेज इन मीडिया ए। मीडिया ए में हमारे पास ऑडियंस कितने हैं? 40,000। एंड फॉर मीडिया बी इज 55,000। आपको क्या करना है? डेवलप करना है मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है? यहाँ पे मैम हमें बनाना होता है डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल मेरा इस केस में क्या रहेगा? नंबर ऑफ इंसर्शंस इन मीडिया ए। मीडिया ए में हम कितने इंसर्शन डलवाएंगे? एंड नंबर ऑफ इंसर्शंस इन मीडिया बी। मीडिया बी में हम कितने इंसर्शन डलवाएंगे? x1 एंड x2 लेट कर लिया हमने इसे। अब हम क्या बनाएंगे? अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ जाएगा? ऑडियंस कितने हैं हमारे पास? 40,000 ऑडियंस हैं मीडिया ए के। एंड मीडिया बी के ऑडियंस कितने हैं? 55,000 ऑडियंस है हमारे पास मीडिया बी के। हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें? हम अपना ऑडियंस बेस ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहते हैं, है ना। मुझे ये मैथमेटिकल मॉडल क्यों बनाना है, मुझे एलएलपी क्यों सॉल्व करनी है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है मेरा? मेरे को मेरा मीडिया बेस इंक्रीज करना है, इसलिए तो मैं एडवर्टीजमेंट करवा रही हूँ। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा? 40,000 x1 प्लस 55,000 x2। ठीक है। क्योंकि एक से कितना आ रहा है, देखो लाइन क्या लिखी है यहाँ पे, द एक्सपेक्टेड इफेक्टिव ऑडियंस फॉर यूनिट मैसेज इन मीडिया ए। मीडिया ए के एक यूनिट मैसेज से हमें 40,000 ऑडियंस मिलेगा। एंड मीडिया बी के एक यूनिट मैसेज से हमें 55,000 ऑडियंस मिलेगा। तो मैं टोटल नंबर ऑफ मीडिया ए कितने कर रही हूँ? x1। x1 इंटू 40,000 कर दूंगी, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मेरे ऑडियंस आ जाएंगे ना। अपने ऑडियंस को ही मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू। ठीक है। और कंस्ट्रेंट क्या आ जाएगा? अब ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या आ जाएंगे मेरे इस केस में? सबसे पहला कंस्ट्रेंट तो देखो, मेरे को फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है। क्या कंस्ट्रेंट दे रखा है? अ मार्केटिंग मैनेजर विशेस टू एलोकेट हिज एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ 20,000 इन टू मीडिया। उसके पास बजट कितना है? सिर्फ 20,000 का बजट है, उसे यही एलोकेट करना है अपने मीडिया की कॉस्ट में। ठीक है, 20,000 से ज्यादा का उसका बजट नहीं है हमारा। मार्केटिंग मैनेजर विशेस टू एलोकेट हिज एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ 20,000। मुझे एडवर्टाइजिंग पे कॉस्ट कितनी लग रही है मैम? पर यूनिट मुझे कॉस्ट लग रही है 1,000 की मीडिया ए में। एंड मीडिया बी में 1,500 की कॉस्ट लग रही है मुझे पर यूनिट की। और मुझे टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट चाहिए, है ना। टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगी मेरी यहाँ पे? 1,000 x1 प्लस 1,500 x2 शुड बी, क्या लिखा है यहाँ पे?
उसका जो एनुअल बजट है वो कितना है 20,000, मतलब इससे ज्यादा पैसे नहीं लग सकते हैं, तो शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 20,000। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकंड कंस्ट्रेंट क्या दिखा है कि जो मीडिया ए में इंसर्शंस है ना वो 1 से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, तो x1 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1, है ना। और मीडिया बी में इंसर्शंस हम 5 से ज्यादा नहीं, अच्छा यहाँ पे लिखे है, हाँ इंसर्शन 1 नॉट मोर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मतलब कि लेस देन होना चाहिए 1 से। और मीडिया बी में इंसर्शन कितने लिखे, एटलीस्ट 5, मतलब कम से कम 5, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, है ना। और बाकी हमारा लास्ट में कौन सा आ जाएगा, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, x1 और x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट इज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। डन, एकदम सिंपल सा था, सब बच्चों का बन गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें क्या पूछ रहे हैं आप, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए कॉन्ट्रीब्यूट 7, प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 7। साथ साथ में टेबल बनाते हैं, हमारे पास है यहाँ पे प्रोडक्ट ए, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन 7 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। एंड रिक्वायर 3 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, 3 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगेंगे, रॉ मटेरियल कितना लगेगा हमें 3 यूनिट्स। एंड 2 आवर्स ऑफ लेबर, लेबर आवर कितने मुझे लगेंगे 2 आवर्स मुझे लगेंगे लेबर आवर। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी कॉन्ट्रीब्यूट, अब दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है, प्रोडक्ट बी है मैम हमारे पास, प्रोडक्ट बी कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ₹5। 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, उसके लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा 1 यूनिट लगेगा रॉ मटेरियल। एंड 1 आवर ऑफ लेबर, लेबर आवर्स कितने लगेंगे 1 आवर लगेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट प्रेजेंट इज 48 यूनिट्स, अवेलेबल कितना है मेरे पास रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी है मैम मेरे पास रॉ मटेरियल की 48 यूनिट्स। एंड हेंस देयर आर 40 आवर्स ऑफ लेबर, और लेबर आवर कितने अवेलेबल है मेरे पास 40 आवर्स अवेलेबल है, इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गए मेरे कंस्ट्रेंट्स, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये मेरे पास क्या हो गया बाकी डेटा मुझे गिवन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या इस्टेब्लिश करेंगे, डिसीजन वेरिएबल बनाएंगे हम सबसे पहले। डिसीजन वेरिएबल अब हमारे क्या बनेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो हम क्या चीज करना चाहते हैं, किस चीज के रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं। मैम हम ना अपना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। कंट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट, मैम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ। अब मुझे जो ये प्रॉफिट दे रखा है, पर यूनिट का प्रॉफिट दे रखा है, मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए। टोटल प्रॉफिट मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट ए और बी की कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स produced of product A, x1, number of units produced of product B, x2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ जाएगा मेरा, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, क्या मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ मैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ। कितना पर यूनिट दे रखा है 7, x1 प्लस बी का कितना दे रखा है 5, 5x2, मैं इसे मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है हमारा। अब कंस्ट्रेंट देख लो मेरे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहला कंस्ट्रेंट है मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का, रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है 3 यूनिट्स अवेलेबल है फॉर 1 प्रोडक्ट ऑफ ए, तो 3x1 प्लस प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट के लिए कितना लगता है 1 यूनिट लगता है हमारे पास रॉ मटेरियल, तो 1x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 48 यूनिट्स, क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है 48 यूनिट्स अवेलेबल है, शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 48 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट पे चलो, लेबर आवर्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, लेबर आवर है 2 आवर लगता है प्रोडक्ट ए के लिए, 2 आवर्स प्रोडक्ट ए के लिए। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए हम कितने बनाने वाले हैं x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस
लेबर आर कितना लगता है प्रोडक्ट बी के लिए, 1 आवर लगता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनाने वाले हैं हम, x2 बनाने वाले हैं। अब ये जो टोटल टाइम है ये लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए आपका 40 आवर्स से। ठीक है, ये हो गए मेरे कंस्ट्रेंट इस्टेब्लिश। लास्ट कंस्ट्रेंट कौन सा होगा, ऑफकोर्स नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट होगा, x1 और x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरे पास नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। मुझे सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे थे, फर्स्ट पार्ट देखो, फॉर्मुलेट इट एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बना दी। नेक्स्ट मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, राइट इट्स डुअल। व्हाट इज डुअल मैम, डुअल क्या है। अब मुझे क्या करना है, इसका डुअल लिखना है। क्या लिखना है मुझे, इसका डुअल लिखना है। अब डुअल क्या होता है, सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। बेटा जी देखो, डुअल क्या होता है, एक तो हमारे पास होता है प्राइमल और एक होता है हमारे पास डुअल। प्राइमल मतलब जो हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेके एक अपनी प्रॉब्लम बना रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल बना रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बना रहे हैं। अब जैसे इस केस में मैंने क्या अपनी प्रॉब्लम बनाई, मुझे मैक्सिमाइज करना था, अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था। ये मेरा होगा प्राइमल सॉल्यूशन। अब मैं इसका क्या कर रही हूँ, डुअल कर रही हूँ। अब मैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बदल दूंगी। जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रखा था कि मुझे अपना कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना था, मैंने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखा। अब आप दूसरे नजरिए से देखो तो आप क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक और रख सकते हो, मैम मैं एक और ऑब्जेक्टिव फंक्शन रख सकती हूँ कि मेरी कॉस्ट कम से कम लगे। अब मेरी कॉस्ट कहाँ पे लगती है, मेरी कॉस्ट रॉ मटेरियल को लगेगी या फिर मेरे को लेबर को जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो मेरे को कॉस्ट लगेगी। तो मैं ट्राई करूंगी मेरे को लेबर आर रेट और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम लगे। मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, दैट इज डुअल। डुअल में क्या होता है, आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बदल देते हो। पहले हमने प्राइमल लिख लिया, अब हम क्या करके दिखाएंगे, डुअल लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो। अब अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉस्ट बन रहा है तो दैट मीन्स कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये बन रहा है, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बिल्कुल सही बात है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा, 48 यूनिट्स मेरे को कम करनी है और 48 आवर्स मेरे को कम करने हैं। नहीं मैम, मुझे पर यूनिट कॉस्ट कम करनी है और मुझे लेबर आर रेट कम करना है मुझे अपना। तो डिसीजन वेरिएबल क्या हो जाएगा, लेट number of units produced of product A is x1, let number of units produced of product B is x2। मैम डिसीजन वेरिएबल तो सेम रहा। बिल्कुल बच्चे, डिसीजन वेरिएबल हमारा सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बदल के यहाँ पे आ गया है। डिसीजन वेरिएबल तो वही रहेगा ना कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की कितनी यूनिट्स हम प्रोड्यूस करें, डिसाइड तो हमें यही करना है। बस मैंने अपना ऑब्जेक्टिव बदल दिया। पहले मेरा ऑब्जेक्टिव था मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, अब मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरी कॉस्ट कम से कम लगे। ठीक है, तो डिसीजन वेरिएबल मेरा सेम ही रहेगा। अब बस मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बदलेगा और मेरे कंस्ट्रेंट्स बदल जाएंगे उस अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा मिनिमाइज। मुझे क्या मिनिमाइज करना है, मेरी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। लेबर आर रेट की जो मेरे को कॉस्ट लग रही है उसे मैं मिनिमाइज करूंगी। मिनिमाइज z इक्वल्स टू 48x1 प्लस 40x2। मुझे इसको मिनिमाइज करना है। देखो बेटे, अगर ये मेरे पास मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो मेरे कंस्ट्रेंट क्या हो जाएंगे, सीधी सी बात है मैम, ये मेरे कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, एकदम लॉजिकल बात है। तो मेरा इस बार कंस्ट्रेंट क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। क्या कंस्ट्रेंट आएंगे, 3x1 प्लस 2x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। 3x1
plus 2x2 should be greater than or equals to 7 and 1x1 plus 1x2 यानी कि x1 plus x2 should be greater than or equals to 5। ठीक है, ये हो गए मेरे कंस्ट्रेंट और लास्ट में क्या आ जाएगा, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट x1 और x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट इज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। मतलब मैंने क्या किया, डुअल और प्राइमल होता है हमारे पास दो कंसेप्ट। प्राइमल मतलब कि जो मेरे को बेसिक इक्वेशन बनानी है सबसे पहले। ठीक है, जैसे मैंने इसको उठाया, इस प्रॉफिट को मैंने मैक्सिमाइज करना है, दैट इज माय बेसिक इक्वेशन, दैट इज प्राइमल इक्वेशन। फिर मैंने इसको उल्टा कर दिया, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बदल के ये बना दिया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरी डुअल प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने उसे बदल दिया, एकदम उल्टा ही कर दिया। ठीक है, एकदम सिंपल था। एग्जाम में अगर प्राइमल एंड डुअल वाले क्वेश्चन आए, आप लोग आराम से कर सकते हो। बिल्कुल मैम, बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, ये भी उसी की ही प्रैक्टिस है, प्राइमल एंड डुअल की। क्या बोल रखा है इसमें, अ कंपनी प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर। कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है। कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू एंड प्रोडक्ट आर। रॉ मटेरियल ए बी एंड सी, 3 रॉ मटेरियल से बनते हैं हमारे, ए बी एंड सी रॉ मटेरियल से बनते हैं। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी रिक्वायर 2 यूनिट ऑफ ए, 1 unit of product P require 2 unit of product A and 3 unit of product B। C उसे नहीं लगता है। A unit of product Q require 2 units of B and 5 units of C and 1 unit of product R requires 3 unit of A, 2 unit of B and 4 unit of C। ठीक है, ऐसे डेटा हमें गिवन है। द कंपनी हैज 8 यूनिट ऑफ मटेरियल ए, अवेलेबिलिटी कितनी है कंपनी के पास, अवेलेबिलिटी गिवन है हमें कितनी, 8 unit of product A, 10 units of product B and 15 unit of product C are available। 15 unit of product C are available। Profit per unit of product P, Q and R हमें given है। Profit दे रखा है हमें, कितना profit दे रखा है हमें, 3, 5 and 4 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, प्रॉब्लम लिखनी है। फर्स्ट प्राइमल प्रॉब्लम लिखनी है, क्योंकि उसका डुअल भी हमें दे रखा है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे प्राइमल प्रॉब्लम लिखेंगे। प्राइमल प्रॉब्लम हमारे पास क्या होगी, मुझे क्या मैक्सिमाइज करना है मैम, मुझे ना यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। सिंपल सिंपल सी बात दिख रही है मुझे। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल क्या बन जाएगा, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट Q एंड प्रोडक्ट R, x1, x2 एंड x3। ठीक है, ये हमने डिसीजन वेरिएबल बना लिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है मैम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा, अब मैक्सिमाइज करना है मुझे, किसको, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। 3, 5 एंड 4 दे रखा है। 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। क्या कंस्ट्रेंट है हमारे पास, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमारे पास कंस्ट्रेंट है। 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, प्रोडक्ट क्यू बनाने में मुझे ए रॉ मटेरियल नहीं लगेगा एंड प्रोडक्ट आर बनाने में मुझे ए रॉ मटेरियल लगेगा 3 यूनिट्स का। 2x1 प्लस 3x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। अवेलेबिलिटी बच्चे आपको यहाँ पे दे रखी है, अवेलेबिलिटी मतलब मेरे पास सिर्फ 8 ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन, कितना दे रखे हैं, 8। नेक्स्ट आ जाएगा 3, 2 एंड 2, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 should be less than or equals to 10। 5 and 4, 5x2 plus 4x3 should be less than or equals to
15 और x1 x2 x3 should be greater than or equals to 0, that is non negativity कंस्ट्रेंट। ठीक है, प्राइमल वाला तो मैम हमें बना रट चुका है, आप बस नींद में भी पूछ लोगे ना हम बता देंगे। डुअल वाले की प्रैक्टिस करनी बाकी है, एक बार डुअल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिंपल है, अगर इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था तो अभी दूसरा मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, इस बार मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉस्ट पे चला जाएगा। अगर पहले प्रॉफिट था, कॉस्ट किसकी कम करनी है, ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही मुझे रिड्यूस करनी है ना, और किसी की कॉस्ट तो मुझे रिड्यूस करनी नहीं है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट रिड्यूस करनी है। डिसीजन वेरिएबल तो हम पहले ही बना चुके, तो अब क्या बनेगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा, मुझे कॉस्ट रिड्यूस करनी है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। z इक्वल्स टू 8x1 प्लस 10x2 प्लस 15x3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब हमारे पास क्या है, ये गिवन है मेरे पास कंस्ट्रेंट सारे 2 और 3, 2x1 प्लस 3x2 शुड बी, प्रॉफिट है मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ मैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 3, हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए प्रॉफिट। 2 और 5, 2x2 plus 5x3 should be greater than or equals to 5। देन दे रखा है हमें 2 4 एंड 4 नहीं 3 2 4 4, 3 2 4x3 should be greater than or equals to 4। ये मेरे नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स हो गए। x1 x2 x3 should be greater than or equals to 0, that is non negativity constraint। एकदम सिंपल था, डुअल प्रॉब्लम भी हमें बड़े अच्छे से अब समझ आ चुकी है। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं अब यहाँ पे, 4 प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी हैव 5 7 3 9 प्रॉफिटेबिलिटी रिस्पेक्टिवली। हमें 4 प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी, उनका प्रॉफिट दे रखा है, कितना प्रॉफिट दे रखा है 5 7 3 एंड 9। फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल limited supply of 800 kg is required by A, B, C and D at 4 kg, 3 kg, 8 kg and 2 kg। जो मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल है जिसकी लिमिटेड सप्लाई है 800 kg की, इज रिक्वायर्ड बाय ए बी सी और ए बी सी और डी प्रोडक्ट जो है उन्हें कैसे चाहिए मेरा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल दे रखा है 4 kg, 3 kg, 8 kg एंड 2 kg। ये रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट दे रखी है हर एक प्रोडक्ट के लिए, और उन्होंने क्या बोला है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ 800 kg। लिमिटेड सप्लाई है हमारी 800 kg की। यहाँ पे साथ में हम वर्ड्स लिख देंगे लिमिटेड सप्लाई, ताकि हमें पता चल जाए कि ग्रेटर देन है कि इक्वल्स टू है हमारा ये सॉल्यूशन। रिस्पेक्टिवली पर यूनिट, सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल हैज लिमिटेड सप्लाई ऑफ 300 kg। रॉ मटेरियल सेकेंड भी दे रखा है, रॉ मटेरियल 1 एंड रॉ मटेरियल 2 दे रखा है। लिमिटेड सप्लाई है अगेन 300 kg की, लिमिटेड सप्लाई है हमारे पास। ओके, ए बी एंड सी डी के लिए देखा है 1 kg, 2 kg, 0 kg एंड 1 kg पर यूनिट। सप्लाई ऑफ अदर टाइप ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज नॉट लिमिटेड। जो अदर टाइप ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसकी सप्लाई लिमिटेड नहीं है। मशीन आवर्स अवेलेबल आर, मशीन आवर्स दे रखे हैं मुझे 500 लेबर आर लिमिटेड टू 900 आवर्स and requirement are 3 2 1 and 5 hours for A B C D। कितनी रिक्वायरमेंट है 3 hours, 2 hours, 1 hour and 5 hours की रिक्वायरमेंट है A B C D के लिए। पूरी लाइन क्या बोल रहे हैं, मशीन आर अवेलेबल, मशीन आर्स अवेलेबल आर 500 लेबर आर आर लिमिटेड टू 900 आवर्स। 500 से लेके 900 आवर्स तक हमारे पास लिमिटेड है। and the requirement are 3 2 1 and 5 hours for A, B, C and D respectively।
हाउ शुड द फर्म अप्रोच टू एज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मुझे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। फॉर्मुलेट दिस एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हमें इस इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आगे कौन लाइन दे रखी है मैम, क्या लाइन दे रखी है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व द एलएलपी, हमें एलएलपी को सॉल्व नहीं करना है। क्या बोला उन्होंने कि आपको एलएलपी बना के छोड़ देनी है पर एलएलपी को सॉल्व नहीं करना है। तो क्या मैम हमारे सिलेबस में एलएलपी सॉल्यूशन नहीं है, आपके सिलेबस में है एलएलपी सॉल्यूशंस, पर पेपर में कम आते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका फाइनल का ज्यादा पोर्शन है, पर इसका मतलब ये नहीं है हम पढ़ेंगे नहीं, हमें बुक में जितना भी दे रखा है ना उसे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में वो कुछ भी पूछ सकता है, जब उसका मन करेगा वो पूछेगा, तो इसलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे जितना हमारी बुक में कवर है, पूरा नहीं पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि पूरा फाइनल का हमारा स्कोप है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा बेसिक बेसिक दे रखा है, तो हम देखेंगे कि कैसे एलएलपी सॉल्व होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो उसने हमें एलएलपी सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। तो ये क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की, फिर मैं इसे खुद सॉल्व करवाऊंगी। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे डिसीजन वेरिएबल बनाने हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल क्या बनेंगे मैम, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करूंगी मैं प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी की, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी, x1 x2 x3 एंड x4, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस मुझे मिल गई। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे दे रखा है कि मुझे मैक्सिमाइज करना है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट पर यूनिट मुझे दे रखा है, इसे टोटल में लिख लेंगे 5x, पहले यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, ये जरूर लिखना मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, ये नहीं तो नंबर कट जाएंगे पेपर में, 5x1 प्लस 7x2 प्लस 3x3 प्लस 9x4, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास इस केस में, तो मैम ये रहे मेरे पास कंस्ट्रेंट, रॉ मटेरियल एंड लेबर आज मुझे कंस्ट्रेंट दे रखा है, रॉ मटेरियल 1 दे रखा है सबसे पहले, तो 4x1 प्लस 3x3 प्लस 8x3 प्लस 2x4 शुड बी, अब ये कितना दे रखा है, लिमिटेड दे रखा है, तो लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा कितना, 800 केजी, कितना 800 केजी, दैट मीन्स कि मेरे को जितना रॉ मटेरियल 1 लगने वाला है, पूरा रॉ मटेरियल, अभी रॉ मटेरियल 1 जो है, रॉ मटेरियल 1 है, वो एक्स ए प्रोडक्ट में मुझे 4 लगेगा, पर यूनिट 4 लगेगा, तो 4 इंटू मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स करूंगी ना अपने, तो इस तरह से जो मेरा टोटल रॉ मटेरियल 1 है ना, वो 800 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया। सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल 2 कितना दे रखा है, 1 kg, 1 kg फॉर प्रोडक्ट ए, 2 kg पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट बी, 0 kg पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट अपना सी, सी प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल 2 लगेगा ही नहीं तो इसे छोड़ देंगे, एंड 1 kg पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू, हमारा टोटल रॉ मटेरियल 2 है वो 300 kg से कम होना चाहिए यूज, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आर्स, आर्स हमें दे रखे हैं, आर्स कैसे दे रखे हैं, 3 hours फॉर प्रोडक्ट ए, 2 hours फॉर प्रोडक्ट बी, 1 hour फॉर प्रोडक्ट सी एंड 5 hours फॉर प्रोडक्ट डी। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं लिखा है, क्या लिखा था हमारी लाइन, मशीन आर अवेलेबल आर 500 hours एंड द रिक्वायरमेंट आर, अच्छा मशीन आर हमें यहाँ पे दे रखे हैं, मशीन आवर्स हमें कितने दे रखे हैं, 850 एंड 4 hours, तो फिर मैंने ये क्यों लिख दिए, 850 एंड 4 hours हमें मशीन आवर्स दे रखे हैं फॉर ए बी सी डी ईच पर यूनिट। मशीन आवर्स अवेलेबल कितने हैं मेरे पास, 500 लेबर आवर्स अवेलेबल है, मशीन के कितने अवेलेबल हैं, 500 आवर्स अवेलेबल है टोटल। उसके बाद लेबर आवर्स आर लिमिटेड टू 900 आवर्स, लेबर आवर्स भी हमें गिवन है, ठीक है, पहले वो लगता है ना ये बीच वाली लाइन में से मिस हो गई थी, लेबर आवर्स कितने गिवन है मेरे को, 3
2, 1 एंड 5, और ये लिमिटेड कितने हैं 900 आवर्स पर। ठीक है, तो बना लेंगे अपनी एलएलपी को, कंप्लीट कर लो। सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है, मशीन आवर्स 8 आवर्स फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, 5 hours for 1 unit of product B, 0 hour for 1 unit of product C, and 4 hours for 1 unit of product D। तो ये टोटल लेबर आवर आपके कम होनी चाहिए कितने से, 500 से। देन लेबर आवर्स की आपको मशीन आवर्स के बाद लेबर आवर की कंस्ट्रेंट दे रखी है 3 hours for 1 unit of product A, 2 hours for 1 unit of product B, 1 hour for 1 unit of product C, 5 hours for 1 unit of product D should be less than or equals to 900 hours। ये मेरे सारे कंस्ट्रेंट बन गए। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लास्ट में आ जाएगा x1, x2, x3 and x4 should be greater than or equals to 0। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब उन्होंने बोला था सिर्फ एलएलपी बना के छोड़ दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हमने एलएलपी बना के यहाँ पे छोड़ दी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा भी एलएलपी का लास्ट क्वेश्चन होगा, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे फॉर्मुलेशन होती है एलएलपी मॉडल की। उसके बाद हम चले जाएंगे एलएलपी मॉडल सॉल्व कैसे होता है, सॉल्यूशंस पे चले जाएंगे। म्यूचुअल फंड हैज कैश रिसोर्सेज ऑफ 200 मिलियन फॉर इन्वेस्टमेंट इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जो म्यूचुअल फंड है उसके पास कैश रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, 200 मिलियंस के कैश रिसोर्सेज अवेलेबल है, ताकि वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट कर सके। टेबल बिलो शोज द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। जो नीचे टेबल है वो हमें शो कर रहा है अपॉर्चुनिटी मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, कि मतलब कि बैंक डिपॉजिट में मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ट्रेजरी नोट्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कॉर्पोरेट डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, स्पेक्युलेटिव स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, जो 200 मिलियन मेरे पास है। देयर एस्टिमेटेड एनुअल यील्ड, उनका एनुअल यील्ड दे रखा है एस्टिमेटेड 9.5, बैंक डिपॉजिट में, ट्रेजरी नोट्स में 8.5, कॉर्पोरेट डिपॉजिट में 12 एंड सो ऑन, हमें डिटेल्स दे रखी हैं। रिस्क फैक्टर एंड टर्म पीरियड डिटेल्स, रिस्क फैक्टर भी हमें दे रखे हैं, कितने रिस्क फैक्टर हैं इन सारी मेरी इन्वेस्टमेंट्स में, और टर्म पीरियड कितनी देर का पीरियड इनका रहेगा वो भी मुझे गिवन है। Formulate a linear programming model to find the optimal portfolio that will maximize the return। आपको ऐसा लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाना है जो कि आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके। Considering the following policy guidelines, all the funds available may be invested। जितने भी फंड्स अवेलेबल है सब में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगी। Weighted average period of last 5 year as planning horizon। Weighted average risk factor not exceed 0.20। क्या बोल रहे हैं कि जो वेटेड एवरेज रिस्क फैक्टर है वो आपका 0.20 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रेंट दिख गई आपको, सारे फंड्स इन्वेस्टेड होने चाहिए। वेटेड एवरेज पीरियड ऑफ लास्ट 5 year एज प्लानिंग होरिजोन। इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड स्पेक्युलेटिव स्टॉक to be not more than 25% of the money is invested in total। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, बेसिक सा क्वेश्चन है। सारे कंस्ट्रेंट्स मुझे यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, और यहाँ पे मुझे डिटेल वाला टेबल गिवन है। जिन बच्चों ने तो होमवर्क किया है ठीक है, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है वीडियो यहीं पे पॉज करो, खुद से सोल्व करके देखो, फिर ये वीडियो देखना। चलो आई होप आप लोगों का निकल गया होगा। अब मैं आप लोग को सोल्व करके दिखाती हूँ कैसे करना है। अब इसमें देखो बच्चे, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल सबसे पहले हम बना लेंगे। डिसीजन वेरिएबल अब क्या बनेगा, मुझे क्या देखना है, मुझे ना इन्वेस्टमेंट करनी है इन सारे पोर्टफोलियो जो मेरे पास ऑप्शंस है इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मुझे देखना है मैं कितना कितना सब में इन्वेस्ट करूं। लेट द इन्वेस्टमेंट मेड इन बैंक डिपॉजिट कितनी, x1। उसके बाद लेट द इन्वेस्टमेंट मेड इन ट्रेजरी नोट्स x2। फिर हमारे पास है कॉर्पोरेट डिपॉजिट x3,
ब्लू चिप स्टॉक X4, स्पेकुलेटिव स्टॉक X5 एंड रियल एस्टेट में कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं X6। ओके, ये मेरे हो गए डिसीजन वेरिएबल। इसके बाद मुझे क्या एस्टैब्लिश करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा, कि मुझे जो मेरा रिटर्न मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, रिटर्न, मुझे जो रिटर्न मिलेगी ना वो मैक्सिमम करनी है। अब रिटर्न क्या है मेरे पास, एनुअल यील्ड मुझे रिटर्न दे रखी है 9.5 दे रखी है बैंक डिपॉजिट पे, 9.5 x1 प्लस 8.5 x2 प्लस 12 x3 प्लस 15 x4 32.5 x5 प्लस 35 x6। ये हो गया मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। क्या कंस्ट्रेंट है अभी यहाँ पे मेरे पास, कंस्ट्रेंट मेरे पास मैम यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहली कंस्ट्रेंट अगेन फर्स्ट लाइन में, म्यूचुअल फंड हैज कैश रिसोर्सेज ऑफ 200 मिलियन। 200 मिलियन से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो अपना इन इन्वेस्टमेंट्स में। x1 x2 x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 should be less than or equals to 200 मिलियन। 200 मिलियन से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। देन कंस्ट्रेंट दे रखा है आपको यहाँ पे वेटेड एवरेज पीरियड। इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। वेटेड एवरेज पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 years एज प्लानिंग होरिजोन। क्या आप बोल रहे हैं कि जो आपका वेटेड एवरेज पीरियड, अभी पीरियड क्या है मेरे पास मैम, ये पीरियड गिवन है मेरे पास, टाइम पीरियड। आप बोल रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड गिवन है ना, इसका वेटेड एवरेज पीरियड आपका 5 से कम 5 होना चाहिए। अब वेटेड एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, वेटेड कैसे निकलेगा, इस पीरियड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, तो आपका क्या निकल जाएगा, वेटेड एवरेज पीरियड निकल जाएगा ना। 6 को इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितनी आप बैंक डिपॉजिट में कर रहे हो उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वेटेड एवरेज पीरियड निकल जाएगा। तो बोल रहे हैं कि आपका वेटेड एवरेज पीरियड एटलीस्ट 5 होना चाहिए। तो वेटेड एवरेज पीरियड यहाँ पे कैसे निकलेगा, 6x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 प्लस 5x4 प्लस 3x5 प्लस 10x6 should be greater than or equals to 5, एटलीस्ट 5 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें क्या बोला है, वेटेड एवरेज रिस्क फैक्टर नॉट एक्सीड 0.20। ये जो मेरे को रिस्क फैक्टर दे रखा है ये भी क्या लेना है, वेटेड लेना है। वेटेड मतलब इसे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा अमाउंट इन्वेस्टमेंट के साथ, 0.02x x1 प्लस 0.01 x2 प्लस 0.08 x3 प्लस 0.25 x4 प्लस 0.45 x5 प्लस 0.40 x6। ये क्या होना चाहिए आपका, नॉट एक्सीड 0.20, यानी कि लेस देन और इक्वल्स टू 0.20। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड स्पेक्यूलेटिव स्टॉक। जो आपके रियल एस्टेट एंड स्पेक्यूलेटिव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगी वो मोर देन नॉट टू बी मोर देन 25% ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन टोटल। जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है उसका 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए रियल एस्टेट एंड स्पेक्यूलेटिव स्टॉक। रियल एस्टेट एंड स्पेक्यूलेटिव स्टॉक हमने x5 एंड x6 लेट किया है। x5 प्लस x6 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू कितना, टोटल मनी इन्वेस्टेड। टोटल मनी इन्वेस्ट हम कितनी करने वाले हैं हमें नहीं पता है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 इतनी हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। 200 मिलियन नहीं है बेटा, उन्होंने बोला है 200 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये अमाउंट दे रखी है आपको। x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। सिंपल था, ये हमारे हो गए कंस्ट्रेंट और एक हमारा लग जाएगा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। और इसी के साथ हमारा
जितना भी प्रॉब्लम्स थी कि एलएलपी फॉर्मुलेट कैसे होगा, वो सारी एलएलपी हमने देख ली है कैसे बनेगी। अब हमें क्या देखना है कि एलएलपी को सॉल्व कैसे करते हैं, इनके सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं। तो एलएलपी को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड सिंपलेक्स मेथड। कितने मेथड्स होते हैं हमारे पास? दो मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड सिंपलेक्स मेथड। ये दोनों ही मेथड में से आपको ज्यादा डिटेल में नहीं है, ऊपर ऊपर से आपको बताए गए हैं, सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन बताए गए इन दोनों मेथड्स के। ज्यादा डिटेल में इसके क्वेश्चन आपको किस में आएंगे? फाइनल में आएंगे, एचसीएम में। अभी के लिए आपको इसके क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं है, तो हम इनके बेसिक क्वेश्चन मतलब इसमें देखने वाले हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान से बस आपको समझना है। सबसे पहले हम करने वाले हैं अपना ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे मैंने पूरे स्टेप्स लिख रखे हैं कि ग्राफिकल मेथड में हम सोल्यूशन कैसे करते हैं। फॉर्मुलेट करो सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें मैम लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी। देन कन्वर्ट द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटी। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? हमें इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, यहाँ जहां से मैं आपको साथ साथ में समझाऊंगी। लेट्स से ये है मेरी एग्जांपल, ठीक है, ये मेरे को एलएलपी का मॉडल बना के दे दिया है, इसको मेरे को सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे करने वाले हैं हम? ग्राफिकल मेथड से। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें एलएलपी मॉडल बनाना होता है, बना बनाया मिल गया। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बोला आपको? इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि इनइक्वालिटीज क्या होती है और इक्वालिटीज क्या होती है। जब हमें इक्वेशन इक्वल्स टू में गिवन होती है, यानी कि x प्लस x2 इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ये मेरे पास हो गई इक्वालिटी वाली इक्वेशन। इफ मुझे इक्वेशन ऐसे गिवन है x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 40, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी की इक्वेशन कहते हैं। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? मुझे इस इनइक्वालिटी की इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वालिटी में। क्या करना पड़ेगा? इनइक्वालिटी की इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वालिटी में। तो इसे मैं कैसे लिख दूंगी? x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 40, 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 30, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 60। ठीक है, ऐसे आ जाएंगे मेरी कंस्ट्रेंट्स। देन मेरे पास क्या स्टेप है? उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच कंस्ट्रेंट बाय लेटिंग x इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट केस एंड देन y इक्वल्स टू 0 इन सेकंड केस। अब देखो नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो ना हम इसे अच्छे अच्छे से नीचे लिख लेते हैं पूरी अपनी इक्वेशन को। फॉर्मूला हमें करने को क्या बोला है? मिनिमाइज करना है मुझे z इक्वल्स टू 20x1 प्लस 10x2, ठीक है। ये सब्जेक्ट टू कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, जिन कंस्ट्रेंट्स को हमें सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? मुझे इन कंस्ट्रेंट की इनइक्वालिटीज को कन्वर्ट करना होता है इक्वालिटीज में, तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसे इक्वालिटीज में। अब मुझे क्या करना है? मुझे ना ग्राफिकल मेथड में मतलब क्या, मुझे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफिकल मेथड यही होता है ना कि ग्राफ बनता है, ऐसे हमें यहाँ पे वैल्यूज दे रखी होती हैं और हमें ग्राफ बनाना होता है। तो यहाँ पे आपका होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपका होता है वाई एक्सिस नॉर्मली। बट इस केस में क्या होगा? यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस और यहाँ पे हमने क्या लेट किया हुआ है? x2 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो अब मुझे x एंड x2 की वैल्यूज निकालनी है ना, x एंड x2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मैं तभी ग्राफ में प्लॉट कर पाऊंगी कुछ। तो अभी सबसे पहला स्टेप मेरा उसके बाद क्या हो जाएगा? तो मुझे x और x2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले उठाओ अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन है मेरे पास 1, ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन मेरे पास 3। फर्स्ट इक्वेशन उठाओ, x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 40, यही इक्वेशन मेरे को दे रखी है। अभी मैं क्या करूंगी? यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक टेबल। देखो ध्यान से स्टेप्स समझते जाओ। x एंड x2 की वैल्यू मुझे चाहिए। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट केस में मैं क्या करूंगी? x1 को लेट कर लूंगी 0। क्या करूंगी? x1 को लेट कर लूंगी 0। लेट x1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं x1 को 0 लेट कर लूंगी तो देखो मेरी कैसे इक्वेशन बन जाएगी? 0 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 40, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 20। x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी?
20 आ जाएगी। अगर मैं x1 की वैल्यू 0 लेट करती हूँ तो मेरे पास x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। सेकेंड केस में अब मैं क्या करूंगी, लेट x2 इक्वल टू 0। अब मैं x2 को 0 लेट करूंगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 प्लस 2, x2 मेरे पास 0 है, इक्वल्स टू 40। ठीक है, x1 प्लस 2 इंटू 0 कितना होता है, 0 इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। तो x1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40 आ जाएगी x1 की वैल्यू। तो अगर मैं x2 को 0 लेट करूंगी तो x1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, x1 की मैम वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 40। x1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 40 वैल्यू आ जाएगी x1 की। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट भी करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 30। अब देखो फिर से टेबल बना लेंगे, ऐसे ही हमें x1 एंड x2 की वैल्यू निकालनी है हर केस में हमें। इफ लेट x1 इक्वल्स टू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस x2 इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। तो 3 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो x2 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अगर मैं x1 को 0 लेट करूं तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। लेट x2 इक्वल्स टू 0, अगर मैं x2 को लेट करूं 0, तो 3x1 प्लस 0 इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। x1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगी। x1 की वैल्यू आ जाएगी 10, और अगर मैं x2 को लेट करूं 0। इसी तरह से हम अपनी थर्ड इक्वेशन भी कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 60। टेबल बना लेंगे फिर से नीचे, x1 एंड x2 की वैल्यूज निकाल लेंगे। लेट x1 इक्वल्स टू 0, x1 को अगर मैं 0 लेट करूं तो 4 इंटू 0 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 20, x2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20। लेट x2 इक्वल्स टू 0, अगर मैं x2 को 0 लेट करूं फिर 4x1 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 60, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसे आप कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 30, 15 आ जाएगा यहाँ पे। x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 15 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने सारी इक्वेशंस में हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये है, हमें सारी इनइक्वालिटीज को कन्वर्ट करना है इक्वालिटीज में। एक बार सारी इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज में कन्वर्ट हो जाती है, कैसे कन्वर्ट किए हैं हमने, जहाँ पे हमारा लेस देन ग्रेटर देन का साइन था वहां पे हमने क्या कर लिया, उसे इक्वल्स टू का साइन बना लिया, बहुत सिंपल था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया सेकेंड स्टेप में एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाली। एक्स एंड वाई की वैल्यूज कैसे निकली है, सबसे पहले हमने एक एक इक्वेशन उठाई, x1 को पहले 0 लेट किया और x2 की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने x2 को 0 लेट किया तो x1 की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से हमने सारी इक्वेशंस में कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमें बनाना है बेटा जी ग्राफ। ठीक है, तो मेरे साथ सारे बच्चे यहाँ पे ग्राफ बना लो। इसी तरह से हमारा ग्राफ बनता है ना। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास वैल्यूज कैसे हैं, 20 40 30 10 20 15। ठीक है, मतलब 15 भी आ रही है तो 5 5 का गैप रख के बना लेते हैं। कहां तक जाना है हमें, हमें जाना है 40 तक, 40 तक 5 5 का गैप रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 10 10 का गैप रख के बना लेते हैं। यहाँ पे 0 10 20 30 एंड 40। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 10 20 30 एंड 40
ऐसे हमारा बन गया ग्राफ। ठीक है, अभी हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल सी बात है। फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे कैसे लाइन ड्रॉ करनी है। x1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू है 20। अगर मेरे ऐसा करें, हम इसे अभी के लिए उधर ले जाएं, फिर मुझे बार बार इधर नहीं आना पड़ेगा ना। ये देखो, अगर मेरे x1 की वैल्यू है 0, x1 यहाँ पे है मेरा x1 और यहाँ पे है मेरा x2। x1 की वैल्यू है 0, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरी x1 की वैल्यू है 40, तो मेरे x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब x2 की वैल्यू 0 पे मेरे x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मिल जाएगी लाइन। ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ होगी। ये लाइन कौन सी है हमारी, कौन सी इक्वेशन को शो कर रही है, x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 40, इस इक्वेशन को शो कर रही है ये हमारी लाइन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली, अब इसे उठा के उधर ले जाते हैं। अरे यार, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, x1 की अगर वैल्यू है 0 तो x2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 30। x2 की वैल्यू है अगर 0, x2 की वैल्यू है 0, तो x1 की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, 10। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे बन गए। लाइन ड्रॉ कर दो यहीं पे ऐसे ही, ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये कौन सी वाली इक्वेशन है हमारी, 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 30। इस तरह से बस आपको फटाफट से ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, थर्ड आ गया हमारे पास दिस। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर x1 की वैल्यू है हमारे पास 0, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अगेन यही पॉइंट। और अगर x2 की वैल्यू है 0, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। मतलब यहाँ पे कहीं 15 सेंटर में। तो लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ से यहाँ तक। इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 60। ये है हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आपको तीनों स्टेप्स समझ आए, हमने कौन से स्टेप्स किए। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें मैम, नेक्स्ट स्टेप मुझे देखना है अब इसमें फीजिएबल रीजन कौन सा है। बेटा देखो, एक तो हमारे पास होता है, तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। अच्छा चलो ऐसा काम करते हैं, सॉल्यूशन मैं आपको बाद में बताती हूँ। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ढूंढना है फीजिएबल रीजन। क्या ढूंढना है मुझे, फीजिएबल रीजन। अब फीजिएबल रीजन क्या होता है आपका, फीजिएबल रीजन मतलब ऐसा रीजन जहां पे हमारी सारी लाइंस पॉइंट आउट करेंगे। अब सबसे पहले तो बेटा जी देखो, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ था। कौन सा साइन लिखा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब x1 2x2 वाली जो वैल्यू थी हमारी, x1 2x2 वाली बोल रही है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। ग्रेटर देन मतलब कि ऊपर को साइन बता रही है ये मेरा, इससे ऊपर ही होगा। ये जो लाइन लगी है हमारा, इससे ऊपर ही होगा। कौन सा ये बोल रही है, ग्रेटर देन का बोल रही है ना ये हमारा, मतलब कि ये जो हमारी लाइन लगी है इससे ऊपर वाला रीजन वो पॉइंट आउट कर रही है। नेक्स्ट क्या बोल रही है, 3x1 प्लस x2 लेस देन, ये लेस देन इक्वल्स टू है ना, मैं क्या ग्रेटर देन बोल दिया, वेरी सॉरी बच्चे, वेरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। ये देखो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वाली सिचुएशन में हमें क्या बोल रहे हैं इक्वेशन में, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 40। लेस देन मतलब कि ये जो हमने लाइन लगाई है ना, हमने लाइन कैसे लगाई है, इक्वल्स टू बना के लाइन लगाई है। था तो ये लेस देन इक्वल्स टू में था हमारा, हमने क्या किया, इसे इक्वल्स टू करके लाइन ड्रॉ कर ली। इक्वल्स टू करके मैंने इक्वेशन की वैल्यूज निकाली और लाइन ड्रॉ कर ली ना। पर मेन है कैसे इक्वेशन, कि जो मेरा ये कंस्ट्रेंट है वो बोल रहा है कि जो आपका x1 प्लस x2 है ये लेस देन है 40 से। हमने इसे 40 के इक्वल टू बना लिया, मतलब इससे नीचे वाला हमारा सारा कंस्ट्रेंट ये फुलफिल कर रहा है, नीचे वाला वैल्यू को हाईलाइट कर रहा है। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, ये वाला एरिया हमें पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, 3x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। ग्रेटर देन मतलब 30 से ऊपर वाला एरिया वो बता रहा है। कौन सी इक्वेशन है ये, 3x1 और x2, 3x1 और x2 ये वाली लाइन है, ये हमें ऊपर वाला रीजन शो कर रही है।
ठीक है मैम, ऊपर वाला क्योंकि ग्रेटर देन बोला ना, लेस देन बोला मतलब बेटा मैम नीचे आएंगे, ग्रेटर देन बोला मतलब हम ऊपर जाएंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अगेन इसने बोल दिया कि 4x1 और 3x2 मतलब ये वाली लाइन, ये भी हमारी ग्रेटर देन बोली है उसने, उसके ग्रेटर देन बोली है। ऐसा करते हैं, इसे हम ले लेते हैं बाहर ताकि हमें यहाँ पे अच्छा खासा दिख जाए क्या लिखा हुआ है। ये वाली लाइन थी ना, क्या था, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, अब देखो, अब हमने पॉइंट आउट कर लिया कौन से रीजन किधर हमें इंडिकेट कर रहे हैं। लॉजिक क्या है इसके पीछे का, कि हमने बेटा जी वहां पे इनइक्वालिटीज दे रखी थी, उस इनइक्वालिटी को हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया है। इक्वल था नहीं, हमने उसे खुद के लिए ग्राफ में बिठाने के लिए उसे इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया है। बोलना पर वो रियल में क्या चाहता था, जब यहाँ पे वो बोल रहा था लेस देन और इक्वल टू 40, मतलब कि इस पॉइंट से नीचे वाला सारा वो बोल रहा है हमें नीचे रखना, तभी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। यहाँ तो इक्वल रख लो, यहाँ तो नीचे रख लो, तो इसलिए हमने इसे पॉइंट आउट कर लिया नीचे को। बाकी में क्या बोल रहा था, मोर देन, तो हमने ऊपर को पॉइंट आउट कर लिया है। अब ऐसा रीजन जहां पे हर चीजें आ रही हैं, हर चीज पॉइंट आउट करिए, उसे हम कहते हैं फीजिएबल रीजन। अब ये देखो, ये वाली लाइन नीचे को पॉइंट आउट कर रही है, ये वाली लाइन भी इधर को पॉइंट आउट कर रही है, एंड ये वाली लाइन भी इधर को पॉइंट आउट कर रही है। तो आपको कुछ एक रीजन दिख रहा है जहां पे हर लाइन आ रही है। ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है ना, ये इधर पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है, ये वाली लाइन इधर को पॉइंट आउट कर रही है, और ये वाली लाइन इधर को पॉइंट आउट कर रही है। मतलब कि ये वाला जो मेरा रीजन बन रहा है ना, इसे ना मैं आपको इससे करके बताती हूँ। ये वाला, ये जो मेरा रीजन बन रहा है ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन पे एक हमारा नहीं आ पा रहा है। कौन सा नहीं आ पा रहा है, ये वाली लाइन नहीं आ पा रही है ना हमारी, क्योंकि ये वाली लाइन तो ऊपर को पॉइंट आउट करिए ना, नीचे को नहीं करिए, तो इस वाले रीजन पे हमारी ये वाली लाइन नहीं पॉइंट आउट करिए। ठीक है, अगला रीजन हम देखते हैं अपना। अगला रीजन मेरा कौन सा बना है, अगला रीजन देखो मेरा बनता है ये वाला। अब ये वाले रीजन पे भी कोई एरिया पॉइंट आउट कर पा रहा है, नहीं मैम, सिर्फ एक ही लाइन, ये वाली लाइन पॉइंट आउट कर रही है इस रीजन पे, और कोई भी लाइन पॉइंट आउट नहीं कर रही है। तो ये भी मेरा फीजिएबल रीजन नहीं है। मुझे ऐसा रीजन चाहिए जहां पे हर लाइन पॉइंट आउट कर रही हो। तो मेरे पास है ऐसा रीजन जे वाला। ये रीजन है मेरे पास ऐसा। ये ऐसा रीजन है जहां पे हर लाइन का आपका ऑप्टिमल पॉइंट आ रहा है। क्योंकि बेटा जी देखो, इसमें क्या बोला था, इसने बोला था लेस देन और इक्वल्स टू 40 होगा तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल जाएगा। जो मेरी ये कॉस्ट है, लेट्स से ये कॉस्ट दे रखी है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, ये मुझे वर्किंग आवर्स दे रखे हैं लेबर के, और ये मशीन आवर्स दे रखे हैं, लेट्स से ये मुझे दे रखी है कॉस्ट, ये दे रखी है मुझे लेबर आवर्स, और ये दे रखी है मुझे मशीन आवर्स। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो कॉस्ट है ना, आपकी टोटल कॉस्ट लेस देन और इक्वल्स टू 40 होनी चाहिए, तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल आएगा। तो हमने यहाँ पे इक्वल्स टू करके लाइन बनाई थी ना, तो इससे अगर कम भी होगी तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल आएगा। मुझे देखना है कि कितनी करनी है, बस मैंने एक रीजन बता दिया आपको। इसमें क्या बोला था उसने कि आपकी जो लेबर आर कंज्यूम कर रहे हो आप, आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होने चाहिए। 30 तो 30 ठीक है, 30 से ऊपर होने चाहिए तो आपका ऑप्टिमल रहेगा। तो ये मैंने 30 से ऊपर वाले यहाँ पे कहीं पे आ रहे होंगे इस रीजन के अंदर, है ना। तो मुझे देखना है कि कहाँ पे मेरे सारे कंस्ट्रेंट्स फुलफिल हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं फीजिएबल रीजन। क्योंकि अब यहाँ पे आके मेरे सारे कंस्ट्रेंट्स फुलफिल हो पा रहे हैं ना, जितने भी कंस्ट्रेंट्स थे वो इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं पे फुलफिल हो रहे हैं। समझ आया, इसे हम कहते हैं फीजिएबल रीजन। अब मुझे तो पता चल गया कि इसमें से कहीं पे भी होगा। अब यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, दिस 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 दिस, मतलब एन नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। मुझे क्या पता कौन सा वाला इसमें से मेरे लिए सही है। तो मुझे अभी वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड आउट अभी तक मैंने नहीं किया है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा वो देखो। तो बेटा जी देखो, जो आपका फीजिबल रीजन बन रहा है वो कैसे बन रहा है। एक तो आपके इस पॉइंट से बन रहा है मेरा फीजिबल रीजन, एक इस पॉइंट से बन रहा है फीजिबल रीजन, एक इस पॉइंट से बन रहा है, और एक इस पॉइंट से बन रहा है। ये 4 पॉइंट से बन रहा है मेरा फीजिबल रीजन, है ना। ये 4 पॉइंट ही बन रहा है, और तो कोई भी पॉइंट नहीं है। तो इन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे ए, बी, सी और ये डी। ये 4 पॉइंट से मेरा फीजिबल रीजन बन रहा है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब सब
अब ये देखो ए बी सी और डी की वैल्यूज कैसे निकलेंगी। सबसे पहले देखो हमारा जो ए पॉइंट छोड़ो, पहले जहां पे ना हमारा फीजिबल रीजन पे ये वाले पॉइंट्स देखो। डी पॉइंट देखो, अब डी पॉइंट हमारा कैसे बन के आया है। डी पॉइंट मैम हमारा बना है, यहाँ पे हमने कौन सा लिया है 15 और 0 के साथ हमारा डी पॉइंट बना है। मतलब कि ये देखो कहाँ से हमारा डी पॉइंट बना है, कौन सी इक्वेशन थी ये हमारी, 4x+4x1+3x2, 15 और 0 के साथ हमारा ये डी पॉइंट बना है। x1 जहां पे हमारे पास होगा, x1 जहां पे हमारे पास होगा 15 एंड x2 जहां पे हमारे पास होगा 0। x1 कितना होगा, कहाँ गए, x1 कितना होगा 15 एंड x2 कितना होगा 0। x2 हमारे पास 0 था एंड x1 15 था, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई ना, तो ये है हमारा डी पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट। ये पॉइंट हमारा कैसे बना है, x1 है हमारे पास 40 और x2 है हमारे पास 0, है ना। x1 है 40 एंड x2 है हमारे पास 0, ये पॉइंट हमारा ऐसे बना है। बेटा देखो इतना तो सिंपल है, बट मैम ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालें। अब ये देखो बेटा जी, ए हमारा पॉइंट है यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है ना, दो लाइंस के इंटरसेक्शन से बना हुआ है, सिंपल नहीं है। यहाँ पे तो सिंपल था ना, बट ए पॉइंट सिंपल नहीं है, ये दो लाइन के इंटरसेक्शन से बना है। तो ए की वैल्यू हमें खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यही अगर ग्राफ होता तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, हम ऐसे ही देख के लिख लेते ग्राफ से, पर ये ग्राफ नहीं है तो खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब ए कौन सी दो लाइन्स के इंटरसेक्शन से बना है, एक तो ये लाइन के 3x1+x2 इक्वल्स टू 30 एंड दूसरी लाइन आपकी कौन सी है, ये वाली लाइन है x1+x2 इक्वल्स टू x1+2x2 इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब ये बेटा आपने ये दो इक्वेशन बचपन में सॉल्व करने सीखी होंगी, कैसे सॉल्व होती है। मैम इनके जो कॉफिशिएंट्स है ना, हमें इन्हें इक्वल बनाना है। तो कैसे इक्वल होते थे, इस 3 को हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसके कोफिशिएंट 1 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे फुल इक्वेशन के साथ। तो इस तरह से मेरे जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, वो इक्वल हो जाएंगे और कोई एक वेरिएबल मेरा कट जाएगा और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x1+x2 इक्वल्स टू 30, और यहाँ पे आ जाएगा 3x1+3 2 6, x2 इक्वल्स टू 120। माइनस का साइन लग जाएगा, ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -5x2 इक्वल्स टू 120 माइनस 30 इज -90। माइनस माइनस कट जाएगा आपस में। x2 इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 18। और x1 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में हम x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। 3x1+x2 इक्वल्स टू 30, 3x1+18 इक्वल्स टू 30, 3x1 equals to 30 minus 18, x1 equals to 12 divided by 3, और x1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 एंड 18। ए के केस में x1 की वैल्यू आ गई 4 एंड x2 की वैल्यू आ गई 18। इसी तरह से हम b की वैल्यू भी निकाल लेंगे। b की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, दो इंटरसेक्शन से अगेन बना है, एक तो ये वाला इंटरसेक्शन 4x1+3x2, 4x1+3x2 equals to 60 एंड दूसरा इंटरसेक्शन बना है हमारा इस लाइन से 3x1+x2 इक्वल्स टू 30, 3x1+x2 इक्वल्स टू 30। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अगेन इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। 4 3 12 x1 प्लस 3 3 9 x2 इक्वल्स टू 60 into 3 180, 12x1 plus 4x2 equals to 30 into 4 120। माइनस माइनस के साइन लग जाएंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 minus 4 5x2 equals to 180 minus 120 60, x2 equals to 60 divided by 5 12 एंड x1 कैसे निकल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में हम x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। 4x1 equals to 3 into 12 equals to 60,
12 into 3 36, 4x1 equals to 16 minus 36, 4x1 equals to x1 equals to 24 divided by 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। x1 की वैल्यू आ गई 6 एंड x2 की वैल्यू आ गई 12। ये आपकी निकल गई x1 एंड x2 की वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, ये हमारी निकल गई कि हर पॉइंट के ऊपर जो फीजिएबल रीजन है ना, फीजिएबल रीजन में हमारे पास ये अलग अलग x1 एंड x2 की वैल्यू निकल गई। हमें तो कोई एक चाहिए ना ऑप्टिमल x1 एंड x2 की वैल्यू। लेट्स से x1 है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस एंड x2 है नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस। तो मुझे तो कोई एक वैल्यू चाहिए कि मैं प्रोडक्ट ए कितना प्रोड्यूस करूँ एंड प्रोडक्ट बी कितना प्रोड्यूस करूँ। तो अभी मुझे देखना है कि इनमें से मैं कौन सा उठाऊं। तो मैं क्या करूंगी, अभी ये जो वैल्यूज है ना मैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करूंगी। अब मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज मतलब मेरे को अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। 20x1 प्लस 10x2, 20x1 प्लस 10x2, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो अभी मैं सारी वैल्यूज इसमें पुट करके देखती हूँ। ए के अकॉर्डिंग मेरे x1 की वैल्यू क्या आई है 4, प्लस x2 की वैल्यू क्या आई है 18। बी के अकॉर्डिंग मेरे x1 की वैल्यू क्या आई है 6 एंड x2 की वैल्यू क्या आई है 12। सी के अकॉर्डिंग मेरे x1 की वैल्यू क्या आई है 40 एंड x2 की वैल्यू क्या आई है 0। डी के अकॉर्डिंग मेरे x1 की वैल्यू क्या आई है 15 एंड x2 की वैल्यू क्या आई है 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। 20 इंटू 4 इज 80 प्लस 180 इज 260। यहाँ पे 20 इंटू 6 इज 120 प्लस 120 इक्वल्स टू 240। 20 इंटू 40 800, देन 20 इंटू 15 300। ठीक है, अब मेरे पास सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, सबसे कम कॉस्ट आ रही है मैम मेरे पास यहाँ पे 240। तो अभी मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मुझे मिनिमाइज करना है। तो मतलब कि मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे मेरी कॉस्ट कम से कम आए। मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ना मेरा, तो ये पॉइंट है जहां पे मेरी कॉस्ट कम से कम आ रही है। तो मतलब कि मेरे को x1 कितना रखना चाहिए 6 एंड x2 कितना रखना चाहिए 12। ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा ये मेरा। ठीक है, अगर आपके x की वैल्यू रहेगी 6, x1 की वैल्यू होगी 6 और x2 की वैल्यू होगी 12, तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। आपको कम से कम कॉस्ट लगेगी। लेट्स से इस क्वेश्चन में पूछा होता कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी की। प्रोडक्ट ए को हमने लेट किया ऑफ कोर्स x1 एंड प्रोडक्ट बी को हमने लेट किया x2। तो आपको प्रोडक्ट ए की 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एंड प्रोडक्ट बी की आपको 12 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो आपको कम से कम कॉस्ट पड़ेगी। आप जो मिनिमाइज करना चाहते हो कॉस्ट को वो आप अचीव कर पाओगे। समझ आया, सिंपल था। ये पता चला हम एलएलपी मॉडल क्यों बना रहे हैं, देन उसे सॉल्व कैसे करेंगे, एलएलपी मॉडल क्यों बनाना है, क्या कंस्ट्रेंट है, सब चीजें समझ आई। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं हमने इस मेथड में क्या पढ़ा है। हमने इस मेथड में पढ़ा है कि हमें सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज है उसको इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैम, क्योंकि बेटे आप ग्राफ पे इनइक्वालिटीज नहीं ना प्लॉट कर सकते। आप ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हो तो इनइक्वालिटीज को कैसे प्लॉट करोगे, नहीं प्लॉट कर सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन को करने के लिए हमें इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में लेके आना पड़ेगा, वरना इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे, कर ही नहीं पाएंगे हम तो इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसे इक्वल्स टू करके इक्वालिटी में ले आए। बट इक्वालिटी में तो ले आए थे पर इक्वालिटी में आई तो नहीं ना, है तो उसका कहने का मतलब या तो उससे कम या तो उसके इक्वल टू। तो हमने क्या किया था, इसलिए फीजिएबल रीजन बनाया था। फीजिएबल रीजन बना कैसे था, सबसे पहले तो हमने उसे इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अब हमें ग्राफ में प्लॉट करने के लिए x1 और x2 की वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यूज कैसे निकाली थी, हर एक इक्वेशन के लिए x1 x2 की वैल्यू निकाली थी। फर्स्ट इक्वेशन के केस में हमने x1 को 0 लेट कर लिया, देन x2 की वैल्यू निकल गई, फिर देन x2 को 0 लेट कर लिया और x1 की वैल्यू निकल गई। ऐसे हर इक्वेशन में हमने फाइंड आउट किया।
देन हमने क्या किया, हमने ग्राफ पे लाइंस ड्रॉ की अपने x1 एंड x2 की वैल्यू को देख के। ठीक है, फिर हमने देखा कि अभी वो हमने इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया था ना, रियल में तो थी भाई वो इनइक्वालिटी ही, तो वो इनइक्वालिटी किधर को फेस कर रही है, अगर तो मोर देन दे रखा है तो मतलब कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, अगर ये मोर देन दे रखी होती तो मतलब कि इस लाइन या फिर इससे ऊपर वाला रीजन जो होगा वो मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, तो वो उसकी तरफ हमें हाईलाइट करना होता है। तो जिस रीजन में, जिस जगह पे हमारे सारे कंस्ट्रेंट फुलफिल हो रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फीजिएबल रीजन कहते हैं। अब फीजिएबल रीजन में भी हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स हैं, कहाँ पे हम उसे ऑप्टिमल मानेंगे, तो हमने क्या किया, फीजिएबल रीजन जिन भी पॉइंट्स से बना है वहां पे x1 एंड x2 की वैल्यू उठा ली। फिर वहां पे हमने इन वैल्यूज को मैक्सिमाइज, अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना उसमें पुट करके देखा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मिनिमाइज करने का, तो जहां पे सबसे कम कॉस्ट आई वो हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉइंट हो गया वो हमारा। ठीक है, समझ आया ग्राफिकल मेथड से हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमें दे रखा है उस पूरे मेथड का, यहाँ पे हमें मतलब पूरा दे रखा है कि कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। जिसको भी रीड करना है वो यहाँ से रीड कर सकता है। ये मतलब जब आप रिवीजन करोगे ना उस टाइम के लिए कि आप यहाँ से रीड करके एक बार वो आपको याद आ जाए कि ये स्टेप्स थे। अब देखो बेटा जी, अब मैंने आपको जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग तीन सॉल्यूशन होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं बेटा जी। कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, एक तो आपका होता है बेसिक सॉल्यूशन, फिर आता है फीजिएबल सॉल्यूशन एंड देन आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब मैम ये क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन मतलब कि दिस द डिसीजन वेरिएबल दैट फुलफिल्स ऑल कंस्ट्रेंट एक्सेप्ट नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो आपके सारे कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करेगा, बस आपके नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट को फुलफिल नहीं करेगा। जैसे ये देखो, ऐसे आपको इक्वेशन दे रखी होती है ना एलएलपी की। अब ऐसा सॉल्यूशन जो आपके ये दोनों कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करेगा उसे हम क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। देन आता है हमारे पास फीजिएबल सॉल्यूशन। फीजिएबल सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो आपके सारे कंस्ट्रेंट को फुलफिल करेगा इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जो इस कंस्ट्रेंट को भी फुलफिल करेगा उसे हम क्या कहते हैं, फीजिएबल सॉल्यूशन। अब बेटा जी देखो, ये जो मैंने ग्राफ बनाया था क्या ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रहा था? यस मैम, जो मैंने फीजिएबल रीजन निकाला ना ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रहा था, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू लेस देन और कोई भी वैल्यू लेस देन जीरो नहीं थी हमारे पास, सारी वैल्यूज मोर देन और इक्वल टू जीरो थी, तो वो हमारा फीजिएबल रीजन था। ठीक है, फिर आता है उसके बाद मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा, जो हमने लास्ट में निकाला, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो आपके कंस्ट्रेंट को तो फुलफिल करे ही करे, साथ साथ में आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी अचीव करे। जैसे हमने x1 एंड x2 की वैल्यू निकाली थी ना कि कौन सी वैल्यू है, फीजिएबल रीजन तो निकाल लिया बट उसमें से कौन सा वाला पॉइंट है जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अचीव करेगा, तो हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला कि कौन सी वैल्यू जो हमारे ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट को तो फुलफिल करे करे साथ में ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी फुलफिल करते। तो तीन तरह के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन, फीजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, देन जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अब वो हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ग्राफिकल मेथड से जो आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हो ना वो वेरियस टाइप्स का निकलता है। सबसे पहले यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देन इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। जो मैंने अभी आपको बताया वो हमने कौन सा मेथड किया था, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन निकला था वो कौन सा सॉल्यूशन था, वो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन था हमारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आ जाओ अपनी नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। ये है मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या दे रखा है, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज करना है आपको 100x1 प्लस 40x2, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले मैम मुझे ना इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो, कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करूंगी मैं, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 100x1 प्लस 40x2 सब्जेक्ट टू 5x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल्स टू 1000, 3x1 प्लस 2x2, सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू लिख रही हूँ, इक्वल्स टू बनाना ना,
इक्वल्स टू 900, x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 500। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप मेरे पास क्या है, कन्वर्ट कर लिया हमने इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में। फाइंड वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, x1 और x2 की वैल्यूज निकालनी है हमें। कैसे निकलेगी x1 एंड x2 की वैल्यूज हमारे पास, हर एक इक्वेशन को हम उठाएंगे और x1 और x2 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, 5x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 1000। x1 एंड x2, अगर हम x1 को लेट करेंगे 0, लेट x1 इक्वल्स टू 0, 5 इंटू 0 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 1000। ठीक है, x2 इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 500। नेक्स्ट, लेट x2 इक्वल्स टू 0, 5x1 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 1000, x1 इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ जाएगा 200। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम ऐसे ही वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 900, x1 और x2 की वैल्यू निकालेंगे। लेट x1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 450। और अगर लेट x2 इक्वल्स टू 0, तो x1 इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन क्या है, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, हमारे पास तो इतना अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है कॉपी पेस्टिंग का। लेट x1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x2 इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और लेट x2 इक्वल्स टू 0, तो इस केस में x1 इक्वल्स टू 500 ही आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा ना। 500 डिवाइडेड बाय 2 250 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी निकल गई x1 एंड x2 की वैल्यूज निकल चुकी हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इन्हें ग्राफ में प्लॉट करना है। पेज ही नहीं छोड़ा मैंने, कोई बात नहीं, इन्हें हम छोटा कर लेंगे। वेट अ सेकेंड बेटा, मैं इसे सही कर लूं, तब तक आप लोग ग्राफ प्लॉट करो।
फटाफट से सारे बच्चे ग्राफ प्लॉट कर लो। चलो अब हम यहाँ पे बनाएंगे ग्राफ अपना। कितने कितने का डिफरेंस रखे, देखो 200, 500, 300, 450, 550 एंड 250 का कह रहा है। 100 से लेके 500 तक का हम बना देते हैं, ठीक है। 100, 200, 300, 400 एंड 500। यहाँ पे भी ऐसे 100, 200, 300, 400 एंड 500 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले क्या बोल रहा है, x की वैल्यू अगर 0 है तो x2 की वैल्यू होगी, यहाँ पे है हमारा x1, यहाँ पे हमारा x2। x1 की वैल्यू अगर 0 है तो x2 की वैल्यू होगी 500। x2 की वैल्यू अगर 0 है तो x1 की वैल्यू होगी 200, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लो, कौन सी इक्वेशन पे आई है ये हमारी लाइन, 5x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 1000, ठीक है। देन 3x की वैल्यू है 0 तो x2 की वैल्यू होगी 450। यहाँ पे सॉरी, x की वैल्यू, x1 की वैल्यू है 0 तो x2 की वैल्यू हो गई 450। यहाँ पे x1 की x2 की वैल्यू है 0 तो x1 की वैल्यू होगी 300। x1 की वैल्यू हो गई 300, ठीक है। यहाँ पे हमारी लाइन बन जाएगी। क्या इक्वेशन है, 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 900, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, x1 की वैल्यू है 0 तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 250। x1 की वैल्यू है 0 तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 250 एंड x2 की वैल्यू है 0 तो x1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 500, ठीक है। इसे मैच कर दो। ये कौन सी इक्वेशन है मेरी, x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 500, ठीक है। इतना स्टेप क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें अपने रीजन, फीजिएबल रीजन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1000। लेस देन और इक्वल्स टू 1000 यानी कि लेस देन नीचे वाला 5x1 प्लस 2x2, ये वाला जो मेरा एरिया है ये लेस देन और इक्वल्स टू 1000 है। ये लेस देन को शो कर रहा है, ठीक है मैम, लेस देन को शो कर रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है, 3x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 900। ग्रेटर देन 3x1 प्लस 2x2 है ना, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये आपकी ग्रेटर देन है 900 से। तो ग्रेटर देन का साइन शो कर रही है तो इधर को पॉइंट करेगी, सिंपल सी बात है, यानी कि ऊपर, ऊपर को पॉइंट करेगी ये लाइन। देन कह रहे हैं x1 एंड 2x2 अगेन इज लेस देन, बच्चे सॉरी ग्रेटर देन बोल दिया मैंने, ये भी लेस देन था। ये लेस देन बोल रहे थे ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 500। इज लेस देन और इक्वल्स टू 500, लेस देन तो अगेन नीचे को फाइंड आउट करें। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे फीजिएबल रीजन कौन सा, फीजिएबल रीजन मतलब जहाँ पे हर आपका जो हर कंस्ट्रेंट है वो फुलफिल हो रहा है उस रीजन पे। तो ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे हमारे हर कंस्ट्रेंट फुलफिल कर रहा है। जो फर्स्ट लाइन है मेरी, ये वाली जो लाइन है, ये नीचे को पॉइंट आउट कर रही है, यानी कि इस रीजन में जा रही है ये कुछ, ठीक है। सेकेंड लाइन है वो इधर को पॉइंट आउट करिए, मतलब इस रीजन में सेकेंड लाइन नहीं आ पा रही है तो ये रीजन तो मेरा नहीं आएगा। सेकेंड लाइन जो है इस रीजन में पॉइंट आउट कर रही है,
थर्ड लाइन भी इसी रीजन में पॉइंट आउट कर रही है एंड फर्स्ट लाइन भी इस रीजन को पॉइंट आउट कर रही है। तो मतलब मेरा ये वाला जो रीजन है ना, ये मेरा ऑप्टिमल रीजन है। दिस रीजन इज फीजिएबल रीजन, क्योंकि यहाँ पे हर लाइन मेरी, हर कंस्ट्रेंट मेरा यहाँ पे आके फुलफिल हो जाएगा। तो ये जो मेरा रीजन है, ये मेरा हो गया फीजिएबल रीजन हो गया। अब ये फीजिएबल सॉल्यूशन भी 4 पॉइंट से हमारा बन रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी से। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी से, ये 4 से हमारा बन रहा है ये क्वेश्चन भी। ठीक है मैम, 4 से बन रहा है, अब इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। पॉइंट ए को अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम आराम से, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट ए पे हमारी x1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 250। x1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू कितनी है 250 है। देन पॉइंट बी हमारे पास वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये है हमारे पास पॉइंट सी, इसकी भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, और ये है हमारे पास पॉइंट डी। अब पॉइंट सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और 0, और पॉइंट डी है हमारे पास यहाँ पे, इसकी भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। x2 की वैल्यू है 0 एंड x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 200। सिर्फ हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, जो कि दो इंटरसेक्शन से हमारा बना हुआ है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। कौन से दो इंटरसेक्शन से बना है, एक तो ये लाइन जा रही है हमारी, दिस वन, 5x1 plus 2x2 equals to 1000, and another one is, इस लाइन के बाद जा रही है ये x1 plus 2x2 equals to 500। क्या करेंगे, हम इसे इक्वल बनाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे, 5x1 plus 2x2 equals to 1000, 5x1 plus 10x2 equals to 2500। माइनस माइनस का साइन लगा देंगे, कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, -8x2 इक्वल्स टू 2500 एंड -1000, 1500। माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा, x2 इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 8, 187.5। x1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 5x1 plus 2x2 equals to 1000, इसमें पुट कर लेते हैं। 5x1 plus 2x2, 2 into x2 कितना है 187.5 equals to 1000। 5x1 equals to 1000 minus 375, x1 equals to 625 divided by 5, 125। x1 कितना आ गया 125 एंड x2 है 187। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे डालना है मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर एंड वहां से मुझे वैल्यूज निकाल लेनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब मेरा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैम मेरा मैक्सिमाइज करना है, मतलब अब जहाँ पे ज्यादा वैल्यू आएगी मुझे वो उठाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरा मैक्सिमाइज करना है। 100x1 plus 40x2, मैक्सिमाइज 100x1 plus 40x2। ठीक है, ए के केस में पहले हम वैल्यूज डाल के देखेंगे, देन बी के केस में डाल के देखेंगे, सी के केस में डाल के देखेंगे एंड डी के केस में डाल के देखेंगे। जहां पे हमारी हाईएस्ट वैल्यू आई, यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। 0 एंड 250, 125, 187, 0 एंड 0, 200 एंड 0। निकाल के देख लो वैल्यूज कितनी आ रही है यहाँ पे, 100 इंटू 0 0 प्लस 250 इंटू 40 10,000, 100 इंटू 125 12,500 प्लस 40 इंटू 187
7,480 प्लस 12,500 19,980 इक्वल्स टू, अगर हम इसे राउंड ऑफ ही कर लें 188 कर लेते हैं इसे हम, 188 इंटू 40, 7,520 प्लस 12,500 इज 20,000। ठीक है, यहाँ पे आपकी जीरो आ जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 200, 20,000। तो अब देखो बेटा जी, आपकी इस केस में मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम जहाँ पे वैल्यू आ रही है। मैम मैक्सिमम तो हमारे यहाँ पे दो केसेस में वैल्यू आ रही है, 20,000 एंड 20,000, कौन सी ले, तो यही तो है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जहां पे आपकी वैल्यूज जब आप निकाल रहे हो एक से ज्यादा पॉइंट पे आपकी हाईएस्ट वैल्यू आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, समझ आया, सिंपल था ये भी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन के ऊपर, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल था, फटाफट से हम सॉल्व कर लेंगे इसे भी। देखो अगेन हमें इक्वेशन दे रखी है, मैक्सिमम z maximize z equals to 3x1 plus 2x2। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। इन कंस्ट्रेंट्स को मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में चेंज करना है। x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 1, देन x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 3, और लास्ट में मेरे पास नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ये दो ही कंस्ट्रेंट यहाँ पे मेरे को दे रखे हैं। फटाफट से अब क्या करेंगे, हम x1 और x2 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ में प्लॉट करनी है वैल्यूज। फर्स्ट इक्वेशन x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे टेबल बन जाएगा, लेट x1 इक्वल्स टू 0। तो x1 अगर 0 लेट कर लिया है तो x2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। x2 इक्वल्स टू लेट x2 इक्वल्स टू 0, तो x1 कितना आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। तो ये कैसे आ जाएगा टेबल, x1 इक्वल्स टू, अच्छे से टेबल बना लेते हैं ना यहाँ पे। x1 एंड x2, अगर मैं x1 को 0 लेट करती हूँ तो उस केस में मेरे x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, x1 माइनस x2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। 0 माइनस x2 इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरे पास, 0 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा मेरा 0, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस x2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। और हम इसे इधर भी लेके जा सकते हैं माइनस को उठा के। ठीक है, तो 1 कितना आ जाएगा मेरा, x1 x2 कितना आ जाएगा, 1। और अगर मैं x2 को 0 लेट करूंगी तो x1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड केस में, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 3। अगेन टेबल बना लेंगे, लेट x1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, 0 प्लस x2 इक्वल्स टू 3, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3। लेट x2 इक्वल्स टू 0, अगर मैं x2 को 0 लेट करूं तो x1 प्लस 0 इक्वल्स टू 3, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3।
सिंपल था, ये तो बहुत ही सिंपल था। हमने x1 एंड x2 की वैल्यू निकाल ली है। सबसे पहले हमने अपनी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने x1 एंड x2 की वैल्यूज निकाली। अब इसे क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। कितने का गैप लेके चले हम ना, यहाँ पे 1 to 3 का गैप लेके चलते हैं। 1 2 एंड 3 लेके चलते हैं। ठीक है, अब बेटा जी देखो यहाँ पे हमें माइनस में भी वैल्यू दे रखी है। ये देखो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी, यहाँ पे माइनस की ये वाली थी ना। x1 को अगर हम 0 लेट करें तो -x2 इक्वल्स टू 1 आएगा ना। तो 1 इधर ले जाएंगे हम माइनस, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस में भी वैल्यू दे रखी है, तो हमें नीचे भी बनाना पड़ेगा। -1 -2 यहीं तक बनाते हैं, क्योंकि आगे तो वैल्यू दे ही नहीं रखी है। तो अब बनाएंगे हम यहाँ पे अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले अगर मेरे पास x1 0 है, ये है मेरे पास x1 और ये है मेरे पास x2। अगर मेरे पास x1 0 है तो x2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे पास x1 x2 0 है तो x1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। ये रहा पॉइंट मेरे पास, तो खींच दो यहाँ पे लाइन। सीधी नहीं आई ना लाइन। ठीक है, ऐसे लाइन खींच जाएगी। नेक्स्ट ये कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, x1 -x2 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x1 अगर मेरे पास 0 है तो x2 कितना होगा मेरे पास, 3 होगा। और अगर x2 मेरे पास 0 है तो x1 कितना होगा, 3 होगा। तो खींच दो यहाँ पे भी लाइन भाई, ये भी लाइन खींच दी हमने। ये कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 3 हो गया मेरे पास। अब बेटा जी देखो अभी हमें क्या बनाना है, फिजिबल रीजन बनाना है। तो ये क्या बोल रहा है, x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ग्रेटर देन, x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। कौन सा साइन है यहाँ पे, ग्रेटर देन का। यानी कि ये वाली जो लाइन है ना, ये बोल रही है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ये हमने यहाँ पे जो लाइन लगाई है, यहां से लेके यहां तक का हमने पॉइंट बनाया था ना, 1 से लेके 1 का, ये बोल रही है ग्रेटर देन। यानी कि ये किधर इशारा कर रही है, इधर इशारा कर रही है। ठीक है मैम, इधर इशारा कर रही है। नेक्स्ट भी क्या बोल रही है, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। x1 और x2 ये भी बोल रहे हैं ग्रेटर देन, यानी कि ये किधर इशारा कर रहे हैं, ये भी इधर इशारा कर रहे हैं मैम। ठीक है, तो मेरा फीजिएबल रीजन कौन सा बना, मेरा फीजिएबल रीजन बना ये वाला। पर मैम ये फिजिबल रीजन तो कहीं पे खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं ना हो रहा है आपका फिजिबल रीजन, मतलब आप जैसे जैसे लाइन खींचते जाओगे आपका रीजन तो ये बड़ा ही होता जाएगा। कितना बड़ा रीजन हो जाएगा ये मेरा फिजिबल रीजन। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम इसे, अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों ये अनबाउंडेड इसे हमने कहा है, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है भाई। ऐसे कुछ बंद नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो इस केस में हमारा सोल्यूशन क्या हो जाता है, अनबाउंडेड फीजिबल सॉल्यूशन। ये जस्ट मैं आपको टर्मिनोलॉजी से समझा रही हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा भी नहीं, क्योंकि ये इतना सिंपल है ना। आपको समझ आना चाहिए ना ये क्यों बोल रहा है अनबाउंडेड फीजिबल सॉल्यूशन है, या वगैरह वगैरह क्या है। ठीक है, समझ आया। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा जी, हम पढ़ रहे थे ग्राफिकल मेथड। लिंक तो नहीं टूट रहा ना आपका, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखा, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखा, अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन देख लिया। अब हम लास्ट वन देखेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाली केस कौन सा होता है, ये रहा हमारे पास नो सॉल्यूशन क्वेश्चन। देखो मैक्सिमाइज करना है हमें z 3x1 प्लस 2x2 कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे करेंगे इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड, तो कर लो सारे बच्चे से फटाफट इक्वालिटीज में कन्वर्ट। चलो इसे हम क्या करेंगे, इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे।
यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। फिर क्या करना है हमें, मैम हमें x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। ये है मेरे पास इक्वेशन 1 और ये है मेरे पास इक्वेशन 2। मुझे हर इक्वेशन के लिए x1 एंड x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4। लेट x1 इक्वल्स टू 0, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। लेट x2 इक्वल्स टू 0, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1। लेट x1 इक्वल्स टू 0, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। लेट x2 इक्वल्स टू 0, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 आ जाएगी। सिंपल सा केस है। अब हम क्या बना लेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे मैम हम। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। फर्स्ट केस में x1 की वैल्यू है 0, तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। एंड x2 की वैल्यू है 0, तो x1 की वैल्यू कितनी है, 4। ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट, x1 की वैल्यू है 0, तो x2 की वैल्यू कितनी है, 1। एंड x2 की वैल्यू है 0, तो x1 की वैल्यू कितनी है, 1। ये क्या हो गई, हमारी सेकेंड लाइन ड्रॉ हो गई। अब मुझे क्या देखना है, फीजिएबल रीजन बनाना है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि x1 और x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब मतलब कि किधर इशारा कर रहा है, ग्रेटर देन वाली साइड इशारा कर रहा है ना। ग्रेटर देन मतलब कि ऊपर को साइन जाएगा। ठीक है मैम। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं हमें, x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। लेस देन मतलब कि इधर को इशारा जाएगा। तो बेटा जी क्या कोई भी यहाँ पे आपको फीजिएबल रीजन बनता दिख रहा है, नहीं मैम, कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे फीजिएबल रीजन हो, क्योंकि ये इधर को इशारा कर रहा है भाई, ये इधर को इशारा कर रहा है। फीजिएबल रीजन तो हमारा बन ही नहीं पा रहा है। तो जब ऐसा केस हो जाता है, हमारा फीजिएबल रीजन ही ना बन पाए, उसे हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। तो जो हमारी ऑप्टिमल प्रॉब्लम है वो ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता भाई। एलएलपी से तो नहीं सॉल्व होगी, ये वाली एलएलपी के हाथ खड़े हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे ग्राफिकल मेथड के 4 अलग अलग टाइप्स, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। बाकी सारे केसेस तो आपके बहुत इजी थे, आपका एक ही चीज समझने वाली थी, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा कैसे निकलेगा। और इस तरह से आपको ये सारे केसेस करते करते आपको रिवाइज भी हो गया कि हमारे क्या स्टेप्स थे। आपको एकदम दिमाग में बैठ गए होंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि हमें वो ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉटिंग करने के बाद हमने इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में प्लॉट किया था, तो वो लेस देन और ग्रेटर देन वाली चीजें भी ना इक्वल्स टू की हो गई थी, बट वो है तो रियल में लेस देन या ग्रेटर टू। तो इसके लिए हमें अपना फीजिएबल रीजन निकालना पड़ेगा। एक बार फीजिएबल रीजन निकल गया तो अब हमें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, फीजिएबल रीजन जिस पॉइंट्स की मदद से बना है, हम उन सभी पॉइंट्स में अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पुट करके देखेंगे एक्स एंड x2 की वैल्यूज। जहाँ अगर हमारा मिनिमाइजेशन का केस है तो जहाँ पे सबसे कम कॉस्ट आई वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉस्ट आई वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था आपका ग्राफिकल मेथड। और इसी के साथ यहाँ पे आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ एलएलपी खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे हम कर रहे होंगे अपना सिंपलेक्स मेथड ऑफ एलएलपी। एलएलपी के आपके दो ही मेथड है, बहुत सिंपल है। एक तो हमारा था ग्राफिकल मेथड एंड थर्ड वन इज सेकंड वन इज सिंपलेक्स मेथड। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना सिंपलेक्स मेथड डिस्कस करेंगे और एलएलपी चैप्टर को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।